This is our second engagement and the topic of the day is pronoun. Let us first recapitulate. हमको याद करना है कि हमने कल क्या पढ़ा था. कल हमने संज्ञा पर पढ़ा था, उसके प्रकार पढ़े थे, नाउन के प्रकार, नाउन का केस पढ़ा था, नाउन का जेंडर पढ़ा था और नाउन का नंबर पढ़ा था. इस तरह से हमने नाउन को संपूर्ण रूप में समझा. आज हम सर्वनाम को समझेंगे जिसको प्रोनाउन कहा जाता है. सर्वनाम में हम क्या समझेंगे? प्रोनाउन में सर्वनाम या प्रोनाउन के प्रकार और उनके नियम, सर्वनाम के क्या नियम व्याकरण के चलते हैं वो समझेंगे. लेट अस बिगिन विथ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. सर्वनाम के प्रकार. प्रोनाउन के प्रकार में पहला जो प्रकार है वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है. इसमें हम 3 पढ़ेंगे. पहला है फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? जिसमें व्यक्ति जो बोलता है उसके बारे में बताए. अंग्रेजी में पर्सन स्पीकिंग. इसमें क्या आते हैं? सिंगुलर में एक वचन में आता है आई और प्लूरल बहुवचन में आता है वी. ये है फर्स्ट पर्सन, पहला पर्सन प्रोनाउन. फिर आता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन. दूसरा जो है वो है सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन. इसमें क्या होता है? पर्सन जिससे या व्यक्ति जिससे बात की जा रही है. अंग्रेजी में पर्सन स्पोकन टू. इसमें क्या आता है? यू. इसमें क्या आता है? यू. सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में क्या आता है? व्यक्ति जिससे बात हो रही है या अंग्रेजी में पर्सन स्पोकन टू. तीसरा जो होता है थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट या अगला है थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन. इसमें कौन से पर्सनल प्रोनाउन होते हैं? व्यक्ति या वस्तु. पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ. व्यक्ति या वस्तु जिसकी बात की जाए. वाक्य व्यक्ति या वस्तु की बात करता है. पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ. तो इसमें कौन से आते हैं? सिंगुलर में आते हैं, एक वचन में आते हैं ही, शी, इट. इसमें क्या आते हैं? ही, शी, इट. और प्लूरल में आते हैं दे. प्लूरल में आते हैं दे. तो थर्ड पर्सन या तृतीय पर्सन में क्या आते हैं प्रोनाउन? एक वचन में आते हैं ही, शी, इट और बहुवचन प्लूरल में आते हैं दे. तो हमने अभी पहला प्रकार समझा पर्सनल प्रोनाउन का, वो है उसमें फर्स्ट पर्सन आता है, व्यक्ति जिसके पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो इसमें आई सिंगुलर, वी प्लूरल. पर्सन जिससे बात की जा रही है, व्यक्ति जिससे बात की जा रही है, उसको सेकंड पर्सन कहते हैं जिसमें यू आता है. और आखिर में हमने समझा कि व्यक्ति या वस्तु जिसकी बात की जाती है, पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, उसको थर्ड पर्सन कहते हैं. तो ये पहला प्रकार है प्रोनाउन का जिसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. अब हम दूसरा प्रकार समझेंगे. दूसरा प्रकार क्या है उसको समझेंगे. दूसरा प्रकार है पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव को हिंदी में कहता है स्वामित्व. जैसे मेरी कार है तो मैं उसका स्वामी हूं, मैं उसका स्वामित्व रखता हूं. तो जो प्रोनाउन स्वामित्व बताता है उसको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे हम इसको उदाहरण से समझते हैं. दिस बुक इज हिज. इसमें मैं क्या बता रहा हूं कि यह किताब उसकी है. तो स्वामी कौन है? वो, हिज. दूसरे में कह रहा हूं कि वो मकान, दैट हाउस इज आवर्स. वो मकान जो है, वो जो घर है हमारा है. तो हिज और आवर्स क्या बता रहे हैं? कौन किसी चीज का स्वामी है, कौन किसका मालिक है. तो जो ऐसी बात करे प्रोनाउन उसको हम पोजेसिव कहते हैं. तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या दर्शाते हैं? कि स्वामित्व या मालिक कौन है किसी वस्तु का. ठीक है. तीसरा जो प्रोनाउन है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हम क्या समझते हैं? जो तीसरा प्रकार है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें
कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है वो दर्शाता जाया जाता है कि उसका प्रभाव कर्ता पर रह जाता है। ज्यादातर क्या होता है कि जब कार्य होता है तो उसका प्रभाव किसी और व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यह विशेषता है कि जो कार्य कर्ता सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है वो उस तक ही निहित रह जाता है, वो कहीं पास नहीं होता, वो एक्शन रिमेन करता है सब्जेक्ट के साथ। तो ऐसा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। आई मस्ट ब्लेम माई सेल्फ फॉर दिस। देखिए, ब्लेम का मतलब होता है किसी पर दोष मानना। हम ज्यादातर किसी को दोष अगर करते हैं तो दूसरे को दोषी करते हैं, वो दोषी है, ये दोषी है। लेकिन यहां पर जो प्रोनाउन दोष दिखा रहा है वो दोष दूसरों पर नहीं कर रहा है, स्वयं ही ले रहा है दोष। तो मैंने आपसे अभी समझाया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कार्य है, जो एक्शन है, उस जो सब्जेक्ट के या कर्ता के द्वारा दिया गया है उसको आगे नहीं पास करता है, खुद तक निहित रखता है। तो यहां पर जो व्यक्ति दोष दे रहा है वो खुद ही पर दोष ले रहा है, दूसरे को दोष नहीं दे रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वैसे ही दूसरे वाक्य में ही हर्ट हिमसेल्फ। देखिए, होता क्या है कि कई बार हम स्कूटर या कार चलाते हैं, दूसरे को चोटिल कर देते हैं, लेकिन यहां बताया जा रहा है प्रोनाउन ही के द्वारा कि उसने खुद ही को चोटिल कर लिया। तो चोटिल कौन कर रहा है? व्यक्ति खुद ही को चोटिल कर रहा है। मतलब एक्शन जो है वो कर्ता सब्जेक्ट ही निहित है, वो दूसरे को नहीं पास हो रहा है। तो जब प्रोनाउन एक्शन को कर्ता तक निहित रख लेता है और दूसरे को नहीं पास करता तो ऐसे प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव कहलाते हैं। तो ये तीसरा प्रकार है। अब हम चौथा प्रकार करेंगे और समझेंगे वो क्या होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक वर्ड का क्या मतलब है? इसका ये शब्द आया है एम्फसिस से। एम्फसिस का मतलब क्या है? अगर आप अपनी बात को दावे से कहते हैं, जैसे अगर मैं सच्चा हूं तो मैं कहता हूं मैं दावे से सत्य बोल रहा हूं। तो जो वाक्य जो प्रोनाउन कोई वाक्य में कुछ चीज को दावे से पेश करे, मतलब पूर्ण जोर रूप से अपनी बात को करे, वो प्रोनाउन एम्फसिस के लिए यूज होता है, इसलिए उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए, यहां पर पहले वाक्य में कहा जा रहा है आई ऑफर्ड टू ड्राइव द कार माई सेल्फ। यहां व्यक्ति जो है आए जो संबोधन कर रहा है वो कह रहा है कि मैंने ही दावा पेश किया कि मैं ही कार चलाऊंगा। मतलब वो एक तरह से पूर्ण जोर से कह रहा है कि कार है तो मैं ही चलाऊंगा, दूसरों को नहीं चलाने दूंगा। तो यहां एम्फसिस हो रहा है कि मैं ही हूं जो कार चलाऊंगा, दूसरों को मैं कार नहीं चलाने दूंगा। तो यहां पर माई सेल्फ क्या है? एक फैक्ट को, एक तथ्य को एम्फसाइज कर रहा है कि भाई कार है तो मैं ही चलाऊंगा, दूसरों को नहीं चलाने दूंगा। दूसरा जो वाक्य है ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट, इसमें क्या तथ्य बताया जा रहा है कि वो खुद ही आके मरीज से मिलके गया। तो यहां एक फैक्ट या कोई तथ्य को पेश किया जा रहा है दावे से कि वो स्वयं ही आकर मरीज को देख के गया। तो यहां पर देखिए माई सेल्फ और हिमसेल्फ जो हैं ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब देखिए, पिछले रिफ्लेक्सिव में भी मैंने माई सेल्फ यूज किया था, लेकिन वहां वो अलग तरह से इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि वहां पर एक्शन जो है वो बताया गया था, सीमित हो गया है। यहां वो बात नहीं है, यहां बात को पुख्ता पेश किया जा रहा है, एम्फसाइज किया जा रहा है, इसलिए वही प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में होता है। तो हमको यह ध्यान रखना चाहिए व्याकरण में कि एक ही शब्द आप किस प्रकार से वाक्य को में प्रयोग करते हैं उसका प्रकार या काइंड बदल जाता है। तो प्रयोग ही सब कुछ है। आप वाक्य कैसे प्रयोग करते हैं, उस शब्द का प्रयोग यूसेज कैसे करते हैं, वो ही बताता है कि प्रोनाउन का प्रकार क्या है। तो ये हमने समझा एम्फेटिक प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन जो है उसको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन।
देखिए इनडेफिनिट, आप कई बार रेलवे स्टेशन जाके जब पूछताछ कार्यालय में जाते हैं ट्रेन की क्या स्थिति है, तो वो कहता है इनडेफिनिट लेट है, मतलब अनिश्चित काल के लिए लेट है। कोई रेलवे लाइन में खराबी हो गई है, अनिश्चित काल के लिए विलंब से आएगी। तो इनडेफिनिट का क्या मतलब होता है? कोई निश्चितता नहीं है, कोई डेफिनिट हम नहीं बोल सकते। तो जो प्रोनाउन अनिश्चितता अगर दर्शाते हैं वाक्य में, कोई निश्चित बात नहीं करते, वो इनडेफिनिट कहलाते हैं। अब इसको हम वाक्य से समझेंगे कि अनिश्चित या इनडेफिनिट कैसे हो रहा है। देखिए, सम आर बोर्न ग्रेट, ये वाक्य क्या कह रहा है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रतिष्ठित परिवार में जन्म हुआ है। अब आपको सम से कुछ विदित हो रहा है? नहीं हो रहा। सम कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, बस ये कह रहा है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म प्रतिष्ठित परिवार में हुआ है। अब वो गज सिंह जी साहब भी हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन भी हो सकते हैं। अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे, जहां उनका पैदाइश है, हरिवंश राय बच्चन, भारत के जो हिंदी के कवियों में अग्रणी नाम आता है। वैसे गज सिंह जी साहब जोधपुर के महाराजा साहब को भी सब जानते हैं, उनका भी प्रतिष्ठित राज परिवार में जन्म हुआ है। तो सब सम जो है प्रोनाउन किसी की भी बात कर सकता है, वो गज सिंह जी साहब की भी कर सकता है और अमिताभ बच्चन की भी कर सकता है। तो हमको सम के बाद सम के द्वारा कोई निश्चितता नहीं महसूस हो रही है, बस ये कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी प्रतिष्ठित परिवार में जन्म है। अब ऐसे प्रोनाउन को अनिश्चित या इनडेफिनिट कहते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, एनी वन कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट नो वन कैन मेक इट ड्रिंक। यहां कहा जा रहा है वाक्य में कि एनी वन का मतलब कोई भी व्यक्ति एक घोड़े को, पॉन्ड का मतलब है जहां पानी पीने का स्थान, वहां तक ले जा सकता है, बट नो वन कैन मेक इट ड्रिंक। लेकिन वो व्यक्ति उसको, घोड़े को ही नहीं कर सकता पानी पियो, क्योंकि जानवर है, उसकी इच्छा होगी तो पिएगा। तो एनीवन और नो वन, ये कोई निश्चित व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं कि घोड़े को कौन पानी के स्थल तक ले गया। क्या वो रमेश था, राजेश था, सुरेश था, रवि था, या कोई किसान था, या कौन था? तो एनीवन और नो वन से कोई निश्चितता नहीं आ रही है। वाक्य अनिश्चित बात कर रहा है कि कोई व्यक्ति ले गया तालाब में पानी पिलाने के लिए घोड़े को। कौन ले गया? एनीवन, उसका नाम हमको स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो जो प्रोनाउन वाक्य में अनिश्चितता या डेफिनेट नहीं हो, उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। अगला जो प्रकार है प्रोनाउन का, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? कोई किसी की तरफ इशारा करना। जैसे मैं किसी व्यक्ति की इशारा कर सकता हूं, किसी वस्तु की तरफ इशारा कर सकता हूं, किसी इमारत की तरफ इशारा कर सकता हूं। तो जो प्रोनाउन किसी चीज की तरफ इशारा देकर उसके बारे में बात करे, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर मुंबई गया। अब आप जानते हैं मुंबई महानगर है, वहां रोज हर 2-3 महीने में नई बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो अगर मैं मुंबई गया और मैंने 2-3 महीने बाद मुंबई गया, तो मैं कहता हूं किसी बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कि ये बिल्डिंग जो मैं दिखा रहा हूं, दोज आर सम न्यू बिल्डिंग्स। तो मैं किसके इशारा कर रहा हूं? किसकी तरफ? जो नई इमारतें बनी हैं। अब मुंबई में हर 2-3 महीने में नई इमारत खड़ी हो जाती है। आप 6 महीने से गए तो नई इमारत खड़ी मिलेगी। तो दोस्त क्या है? इशारा कर रहा है कि नई बिल्डिंग कौन सी है, उनकी तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्त क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसे अगला वाक्य है, आप जानते हैं पासपोर्ट क्या होता है। आप विदेश यात्रा करते हैं तो आपको पासपोर्ट नाम का एक डॉक्यूमेंट या दस्तावेज चाहिए होता है, जो सरकार बना के देती है। तो अगर मैं पासपोर्ट को की तरफ इशारा करके किसी व्यक्ति को कहूं दिस इज योर पासपोर्ट, तो मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं? पासपोर्ट की।
और उसको इशारा करके कह रहा हूं कि ये तुम्हारा पासपोर्ट है। तो दिस किसको पॉइंट आउट कर रहा है, किसको इंगित कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, पासपोर्ट के। तो दिस और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि दोज इशारा कर रहा है नई बिल्डिंग्स की तरफ और दिस कर रहा है पासपोर्ट की तरफ। तो ऐसे प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। अगला जो प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब होता है? जैसे घर में आपके कोई चीज आई, जैसे उदाहरण के तौर पर सेब, एप्पल आई, तो आपके पिताजी कहते हैं भाई ये एप्पल लाया हूं मैं बाजार से, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब आप सबको दे दीजिए, 4 भाई हैं, 3 भाई है, बहन है, उन सबको बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूट हम जब करते हैं तो क्या करते हैं, एक एक को देते हैं। 4 भाई हैं तो एक एक को मिलेगा एप्पल, सेब, या भाई बहन है दोनों है तो भाई को भी मिलेगा, बहन को भी एक एक को मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है कि जब वाक्य में बात करता है एक एक के रूप में बात करता है, इसकी भी करता है, उसकी भी करता है, एक एक की बात करता है। इसका मतलब वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वाक्य में डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर में है, उसका जो तरीका है डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये हम वाक्य से समझते हैं। देखिए पहला वाक्य, ईदर ऑफ दीज एप्लीकेंट्स कैन बी एम्प्लॉयड। देखिए ईदर जो प्रोनाउन है ये हमेशा दो के लिए इस्तेमाल होता है, दो, टू। अगर मैं कह रहा हूं ईदर ऑफ दीज एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स का मतलब कोई नौकरी के लिए आवेदन करता है, तो अगर मैं कह रहा हूं ईदर ऑफ दीज एप्लीकेंट्स, ईदर हमेशा दो के लिए प्रयुक्त होता है और एप्लीकेंट्स का मतलब जो नौकरी के लिए आवेदन करें। और मैं आगे कह रहा हूं कैन बी एम्प्लॉयड, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर दो व्यक्ति हैं, दोनों दावा कर रहे हैं कोई नौकरी के लिए, दोनों एप्लीकेंट्स हैं, तो दोनों ही एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो बात तो मैं दो की कर रहा हूं लेकिन एक एक की कर रहा हूं कि ये नौकरी के आवेदन कर रहे हैं, इनका भी नौकरी लग सकती है, दूसरे जो भाई साहब है उनकी, वो भी आवेदक हैं, उनकी भी नौकरी लग सकती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं वाक्य में दो की बात करते हुए एक एक के रूप में कि इसकी भी नौकरी लग सकती, इसकी भी, इसलिए ईदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला वाक्य हम समझते हैं, एवरीवन हैज हिज ओन प्रॉब्लम। यहां पर कहा जा रहा है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, उसके कुछ न कुछ समस्या या दुख है। आप जानते हैं अगर इस दुनिया में व्यक्ति के दुख या कोई परेशानी नहीं हो तो ईश्वर को कौन याद करेगा? सब कहेंगे कि भाई हमको तो सब खुशी है, कोई दुख ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो ईश्वर को याद करने की क्या जरूरत है। तो ये एवरीवन क्या है, बात कर रहा है कि इसकी भी, उसकी भी, तीसरे की भी, चौथे की भी, पूरी दुनिया में जो व्यक्ति है किसी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है। तो बात किसकी हो रही है? सबकी, लेकिन एक एक के रूप में कि इस व्यक्ति, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई समस्या नहीं है। किसी को धन की समस्या हो सकती है, किसी को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, किसी का बच्चे को लेके परेशानी हो सकती है, किसी को और कुछ परेशानी हो सकती है। तो एवरीवन हैज हिज ओन प्रॉब्लम्स का मतलब कि हर व्यक्ति जो इस संसार में है उसके पास कुछ ना कुछ समस्या है। अब वो कुछ भी हो सकती है, सबकी अपनी अपनी समस्या है। तो एवरीवन और ईदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये बात को डिस्ट्रीब्यूट एक एक के रूप में कर रहे हैं। अगला प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन से हम क्या समझते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोनाउन होता है और उसका संबंध उससे पहले आने वाले संज्ञा या नाउन से होता है। तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन में दो चीजें साथ साथ चलती हैं, पहला प्रोनाउन और दूसरा उसके पहले आने वाले नाउन या संज्ञा। तो ये संबंध जो स्थापित करता है वाक्य में वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। इसको हम समझते हैं वाक्य के द्वारा। देखिए
मैंने आपसे कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन की एक विशेषता है कि वो प्रोनाउन हमेशा अपने से पहले आने नाउन या संज्ञा से संबंध स्थापित करता है। तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन पहला है हु और दूसरे वाक्य में हुज। अब यहां पर ये जो हु है ये अपने से पहले आने वाले नाउन जेंटलमैन की बात कर रहा है, और यहां पर हुज है ये भी अपने से पहले आने वाले नाउन की बात कर रहा है, जेंटलमैन की। अब इन नाउन जिनकी तरफ रिलेटिव प्रोनाउन इशारा करता है उनको अंग्रेजी में एंटीसीडेंट नाम दिया जाता है। जैसे आपका कुछ नाम हो सकता है रमेश, सुरेश इत्यादि, वैसे इस नाउन का नाम दिया जाता है ग्रामर व्याकरण में एंटीसीडेंट। तो अब हमने समझा क्या कि हर रिलेटिव प्रोनाउन का एक नाउन एंटीसीडेंट होता है। हर रिलेटिव प्रोनाउन का एक नाउन एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट किसको नाम दिया जाता है? जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन आता है। तो यहां पर पहले वाक्य में हु का एंटीसीडेंट नाउन जेंटलमैन है और दूसरे में भी हुज जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका एंटीसीडेंट प्रोनाउन जेंटलमैन है। तो ये प्रोनाउन की विशेषता है कि ये हमेशा वाक्य में नाउन एंटीसीडेंट के साथ संबंध स्थापित करके वाक्य बनाता है। अगला प्रोनाउन जो है उसको कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा होता है? इसमें जो प्रोनाउन आते हैं वो दो हैं। पहला है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। देखिए यहां पर हमको समझना है कि ईच अदर कब इस्तेमाल करना है और वन अनदर कब करना है। अगर मैं टू पर्सन, दो व्यक्ति, अगर मैं दो व्यक्ति की बात करूं वाक्य में, जैसे रमेश, सुरेश या सीता, गीता, दो की बात करूं तो मेरे को ईच अदर काम में लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं मोर देन टू यानी दो से ज्यादा की बात करूं, जैसे मैं रमेश, सुरेश, हरि तीन की बात कर रहा हूं या सीता, गीता और कोई तीसरी की बात करूं, तो जब हम तीन व्यक्ति या दो से ज्यादा की बात करते हैं तो वन अनदर इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम इसको दोनों को ईच अदर और वन अनदर को वाक्य से समझेंगे। देखिए पहले वाक्य में मैंने क्या इस्तेमाल किया? टू गर्ल्स। मैंने आपको बताया था जब दो व्यक्तियों या की बात होती है तो ईच अदर यूज करना चाहिए, ईच अदर इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने वाक्य में कहा दो लड़कियां एक दूसरे को मदद की। द टू गर्ल्स हेल्प्ड ईच अदर इन एवरी रिस्पेक्ट। तो जब मैं दो लड़कियों की बात कर रहा हूं तो मेरे को रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर काम में लेना चाहिए। मैं इसमें वन अनदर काम नहीं ले सकता क्योंकि मैं दो लड़कियों की बात कर रहा हूं। अब दूसरा वाक्य देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को हिंदी में कहते हैं राजनीतिक पार्टियां। अब भारत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं आपको पता है कितनी सारी हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अन्ना डीएमके, डीएमके, ये वो दुनिया भर की पार्टियां हैं। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता हूं भारत में तो वो दो से ज्यादा हैं। तो जब मैं कह रहा हूं द पॉलिटिकल पार्टीज क्वारल्ड विथ वन अनदर, राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, तो राजनीतिक पार्टी भारत के संदर्भ में दो से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 20-30 हैं। तो जब इतनी सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं जो कि दो से ज्यादा हैं और आपस में लड़ रहे हैं ये बता रहा हूं, तो मेरे को वन अनदर काम में लेना चाहिए। अब आपको यह समझना चाहिए कि इम्तिहान में अगर राम और श्याम की बात हो रही है, दो व्यक्तियों की बात हो रही है, तो आप ईच अदर यूज करिए, और राम, श्याम, मोहन, हरि चार की बात हो रही है जो दो से ज्यादा की है तो आप वन अनदर यूज करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कब ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करना है और कब वन अनदर।
अब हम अगला प्रकार करेंगे, वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो जवाब मांगते हैं, कैसे? सवाल पूछकर। इसको हम अंग्रेजी में इंटेरोगेशन कहते हैं। तो इंटेरोगेशन का मतलब क्या है कि जवाब हासिल करो प्रश्न पूछकर। तो जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करता है उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको वाक्य से समझते हैं। देखिए, यहां पर हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं किसी व्यक्ति से सवाल कर रहा हूं कि आप भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ। तो हु क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ। तो हु क्या है? एक सवाल पूछने के काम में लिया गया है, इंटेरोगेशन कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ। ये हु क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। दूसरे वाक्य में मैं कैलकुलेटर, आप जानते हैं कैलकुलेटर गणना करने काम आता है, मैं कैलकुलेटर की तरफ इशारा करके कह रहा हूं हुज इज दिस कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर का मालिक कौन है? हुज इज दिस कैलकुलेटर। तो मैं इस हुज इज दिस कैलकुलेटर से सवाल पूछ रहा हूं और जवाब मांग रहा हूं कि भाई ये कैलकुलेटर पड़ा है, ये किसका स्वामी कौन है, कौन मालिक है। तो हु और हुज सवाल करके जवाब मांग रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताओ या कैलकुलेटर का स्वामी या मालिक कौन है उसका नाम बताओ। ऐसे प्रोनाउन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी का क्या मतलब होता है? अगर आप अचानक से अपने हृदय के कुछ विचार या भावनाएं प्रकट करते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। अब ये प्रोनाउन अचानक कुछ उठे हुए विचार या हृदय के भावों को उत्पन्न करता है, ये एक्सक्लेमेशन का काम करते हैं। वाक्य से समझते हैं। देखिए, पहले वाक्य में अगर मेरे को पता चलता है कि मेरे कोई मित्र की या कोई रिश्तेदार की घड़ी खो गई, तो अचानक मैं कहता हूं व्हाट, यू लॉस्ट द वॉच। तो एकदम मुझे भौचक्का होकर मैं विचार प्रकट करता हूं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उसमें जो प्रोनाउन यूज होता है उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क से दर्शा के एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। दूसरे वाक्य में मैं भौचक्का आश्चर्य के रूप में प्रकट कर रहा हूं कि अरे आप महात्मा गांधी को नहीं जानते। तो मतलब मुझे एकदम भावना या विचार आ रहा, अचानक प्रकट किया कि अरे आप महात्मा गांधी को नहीं जानते। तो ऐसे जो वाक्य है, जो प्रोनाउन अचानक आपको विचार भावना प्रकट करते हैं, आश्चर्य विस्मय कुछ भी हो सकता है, वो सुख दुख कुछ भी हो सकता है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी। तो दूसरे वाक्य में मैं भौचक्का और आश्चर्य प्रकट करके अचानक कहता हूं अरे आप महात्मा गांधी को नहीं जानते। सब जानते हैं, पूरे दुनिया में थोड़ा जो शिक्षित है, जो थोड़ा दुनिया का ध्यान रखता है, उसको पता है महात्मा गांधी कौन थे या हैं। ठीक है, तो ये दो वाक्य कुछ ऐसे विचारों को प्रकट करते हैं जो अचानक निकलते हैं हृदय से और भावना के रूप में निकलते हैं, उसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। तो अभी हमने मित्रों समझा कि प्रोनाउन के प्रकार क्या है? पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंडेफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये हमने प्रकार समझे सर्वनाम प्रोनाउन के, सर्वनाम प्रोनाउन के प्रकार समझे। अब हम शेष समय में पढ़ेंगे नियम, आपको क्या ध्यान रखने चाहिए सर्वनाम के उपयोग में। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझना चाहिए कि ये नियम को कैसे प्रयोग करेंगे हम सर्वनाम को इस्तेमाल करने में एक वाक्य में। तो आगे चलते हैं रूल्स ऑफ प्रोनाउन। रूल्स ऑफ प्रोनाउन समझने के लिए पहले हमको ये समझना चाहिए कि प्रोनाउन के क्या रूप हो सकते हैं। रूप का मतलब, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी, पानी मीन्स वाटर, वाटर के रूप क्या हैं, पानी का रूप क्या है? तो अगर मैं रूम टेम्परेचर मतलब सामान्यतः कमरे में अगर पानी है तो वो पानी है। अगर मैं उसी पानी को
फ्रिज में रख देता हूं, रेफ्रिजरेटर में रख देता हूं, तो वो क्या बन जाता? आइस। उसका रूप क्या बन जाता? आइस, या जिसको हम कहते हैं बर्फ। तो पानी को जैसे ही मैंने रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखा तो वो बन गया बर्फ, आइस। और तीसरा रूप पानी का है कि मैंने उसको गर्म कर दिया तो वो भाप में, स्टीम में हो गया। तो पानी तो वही है, लेकिन उसका रूप बदलते जा रहा है। जब आपने उसको रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रखा तो वो आइस हो गया, और उसी पानी को जब आपने गर्म किया, उसको टेम्परेचर पर रखा, तो वो भाप या स्टीम हो गया। तो जिस प्रकार पानी के रूप हैं, वैसे प्रोनाउन के भी रूप होते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रोनाउन को किस रूप में वाक्य में कैसे इस्तेमाल करें। जैसे मेरे को अगर ठंडा शरबत बनाना है तो मैं आइस लूंगा। मेरे को अगर भाप लेनी है, नाक बंद हो गया, तो मैं स्टीम लूंगा, वहां बर्फ का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो वैसे ही आपको समझना चाहिए कि प्रोनाउन है तो उसका कौन सा प्रकार वाक्य में इस्तेमाल करूं, कब कौन सा प्रकार को वाक्य में इस्तेमाल करूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम प्रोनाउन के प्रकार समझेंगे। नॉमिनेटिव जो रूप है प्रोनाउन का वो क्या होता है? इसमें प्रोनाउन कर्ता के रूप में इस्तेमाल होता है। किस रूप में होता है? कर्ता के रूप में। दूसरा है ऑब्जेक्टिव, इसमें किस रूप में होता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। और तीसरा जो प्रोनाउन का रूप है वो आज मैंने आपको पोजेसिव समझाया था कि स्वामित्व बताता है, उसको पोजेसिव कहते हैं। तो हर प्रोनाउन के 3 रूप होते हैं। तो अब हम एक एक प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को लेंगे और उनके रूप समझेंगे। तो पहले हम एक फर्स्ट पर्सन जो हमने समझा था, पहला पर्सन, उसके प्रोनाउन से चलते हैं और उसके रूप समझेंगे। तो पहला पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमने समझा था आई है, सिंगुलर में। तो आई जब अगर मेरे को यूज करना है तो ये कर्ता के रूप में यूज करता हूं। तो मैं कहता हूं आई प्ले क्रिकेट, तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो कर्ता कौन है? मैं खेल रहा हूं। तो आई मैंने नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज किया, इस्तेमाल किया। अब मेरे को कहना है कि उस व्यक्ति ने मेरे को कोई चीज दी, भले बैट दी या पेन दिया। तो कर्ता कौन है? वो व्यक्ति जो मेरे को दे रहा है, और मैं तो ऑब्जेक्ट हूं क्योंकि मेरे को दिया जा रहा है। तो यहां पर मैं प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज करूंगा। तो मैं क्या यूज करूंगा? मी। मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? मी। तो अगर मैं कहता हूं ही गेव मी, उसने मुझको कोई चीज दी, तो यहां पर जब उसने दी तो कर्ता तो वो है, और मुझको दी तो मैं क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो मी क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है प्रोनाउन आई का। ठीक है। तो यहां एक समझने चाहिए आपको कि आई मैं जब कर्ता के रूप में इस्तेमाल करता हूं, मी जब वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह काम में लेता हूं। और तीसरा आई का रूप है माय और माइन, ये इसके पॉजेसिव फॉर्म है। ठीक है। अब अगर कहते हो माय अंकल, तो चाचा किसके? मेरे, माय अंकल। तो मैं स्वामित्व किसका बता रहा हूं? चाचा का। मेरे चाचा है, आपके नहीं, मेरे हैं। तो माय पॉजेसिव है। वैसे ही दिस इज माइन, मतलब ये मेरी है, कोई भी चीज हो सकती है माइन। तो माय और माइन क्या बताते हैं? स्वामित्व। मालिक कौन है, किसका उससे संबंध है। तो माय बुक, मेरी बुक। माइन पेंसिल, मेरी पेंसिल। तो माय माइन क्या है? पोजेसिव या स्वामित्व बताते हैं। तो प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन है आई, उसके 3 रूप हमने समझे। आई जब आपको नॉमिनेटिव रूप में इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट कर्ता के रूप में। मी जब होता है जब ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करें, और आपको स्वामित्व बताना है, पोजेशन बताना है, तो माय और माइन यूज करिए। अब आप कर्ता में ये नहीं इस्तेमाल कर सकते माय और माइन,
आपको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो आप मी यूज करेंगे, माय माइंड नहीं यूज करेंगे, और जब कर्ता के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आई यूज करेंगे, मी माय माइंड नहीं यूज कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये वाक्य की बहुत आवश्यक जानकारी है कि आपको प्रोनाउन को किस रूप में इस्तेमाल करना है। अब हम फर्स्ट पर्सन, पहले पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन वी के रूप समझते हैं कि वी मतलब समूह में हम सब, एक से ज्यादा प्लूरल में वी मतलब हम सब। जैसे एक कक्षा के सब छात्र हैं, वो कहते हैं वी मतलब हम सब समूह में हैं। तो अगर मैं कहता हूं वी प्ले क्रिकेट, तो मैं क्या कह रहा हूं, हम सब मिलकर क्रिकेट खेलते हैं। तो हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए हम सब कर्ता हो गए। मैंने कर्ता के रूप में प्रोनाउन वी प्लूरल बहुवचन में यूज किया। अब मैं कहता हूं कि प्रिंसिपल सामने हम सबको सर्टिफिकेट दिया, प्रिंसिपल सामने हम सबको सर्टिफिकेट दिया। तो मैं सबको दिया किसने, कर्ता कौन है, प्रिंसिपल साहब, दिया हम सबको। तो मैंने इसका क्या यूज किया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस। तीसरा, मैं अगर ये कहता हूं कि ये जो ग्राउंड है, ये जो खेलने का ग्राउंड है, ये हम सबका है, तो मैं क्या कहूंगा, आर्स ग्राउंड, हमारे सबका ग्राउंड है। आर्स ग्राउंड मतलब हम सब यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो आर्स ग्राउंड मतलब इसका स्वामी कौन है, हम सब स्वामी हैं, हम सब यहाँ खेलते हैं, आर्स ग्राउंड। तो हमने देखा कि प्रोनाउन का रूप उस बात पर निश्चित होता है कि वो किस काम में लिया जा रहा है। अगर वाक्य में कर्ता का रूप है तो वी, अगर वही ऑब्जेक्ट के रूप में है तो अस, और अगर स्वामित्व बता रहा है तो आवर या आवर्स। ठीक है, अगला अब हम करेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमने समझा था आज क्लास में पहले कि व्यक्ति जिससे बात की जा रही है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। तो इसमें क्या है, यू, इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है यू, और इसका पोजेसिव फॉर्म है योर और योर्स। अब अगर मेरे को नॉमिनेटिव फॉर्म यूज करना है तो यू प्ले क्रिकेट, ओके, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यू है। ही गेव यू, उसने आपको ये चीज दी, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है। और मेरे को कहना है कि ये आपकी किताब है, योर्स बुक, ये आपकी किताब है, योर्स बुक, तो ये स्वामित्व बताने के लिए योर्स यूज किया मैंने। तो यू ऑब्जेक्ट में भी वही रूप, और स्वामित्व के लिए योर या योर्स। अगला हम समझेंगे थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन के रूप क्या है। इसमें सिंगुलर में मैंने आपको बताया था ही आता है, शी आता है और इट आता है। तो इनके रूप हम समझेंगे, ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है हिम, और इसका जो पोजेसिव फॉर्म है हिज। जैसे अगर मैं कहता हूं ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, तो कर्ता कौन है, वो ही, तो ही क्या है, नॉमिनेटिव फॉर्म है। ही गेव हिम, उसने उसको कोई चीज दी, हिम, तो दी, दे तो वो रहा है ही, और दी किसको, हिम को, तो ही, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो हिम है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब मैं कह रहा हूं उसका भाई, भाई किसका है, उसका है, स्वामित्व किस, कौन बता रहा है, हिज ब्रदर, तो हिज है पोजेसिव प्रोनाउन, कि वो उसका भाई कौन है, हिज ब्रदर, उसका भाई कौन है, हिज ब्रदर, तो हिज क्या बता रहा है, स्वामित्व की, भाई उसका भाई है, तो हिज है पोजेसिव प्रोनाउन। अगला देखिए शी फीमेल जेंडर के लिए, हमने जेंडर पढ़ा था, फेमिनिन जेंडर स्त्री जाति के लिए यूज होता है। तो शी का जो
ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है हर, और इसमें आएगा हर्स। ओके, तो अगर मैं कहता हूं शी प्लेज क्रिकेट, वो लड़की महिला क्रिकेट खेलती है। शी गेव हर, उसको दिया कोई चीज, किताब दी, कुछ दिया, तो हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और हर्स, ये पेंसिल हर्स, मतलब ये इसका स्वामी कौन है, वो लड़की है, हर्स, दिस इज हर्स बुक। ओके, उसकी, लड़की की किताब है। तो ये इस तरह से शी का हुआ। अगला है इट। इट देखिए किसके लिए यूज होता है, निर्जीव के लिए। नॉन लिविंग के लिए प्रोनाउन इट होता है। इसको हम अभी नियम जब समझेंगे, आज की क्लास में जब समझेंगे कि इट का उपयोग कैसे होता है। ये ज्यादातर निर्जीव वस्तुओं के लिए या जानवरों, पशुओं के लिए यूज होता है। इट का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो भी इट है, और इसका पोजेसिव फॉर्म नहीं बनता, इसका पोजेसिव फॉर्म नहीं बनता। अब हम समझेंगे कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल जो है दे, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल है वो दे, इसके फॉर्म्स क्या हैं। इसका नॉमिनेटिव फॉर्म है दे, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम, और इसका पोजेसिव फॉर्म है देयर और देयर्स। ओके, तो अगर मैं कहूं वो सब क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं क्या कहूंगा, दे प्ले क्रिकेट। तो दे क्या है, प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और मैंने कहा करता कौन है, क्रिकेट कौन खोल रहा है, वो सब खेल रहे हैं, दे प्ले क्रिकेट। अब मैं कहता हूं कि प्रिंसिपल गेव देम, जो प्रधान अध्यापक हैं उन्होंने उन सबको कोई चीज दी, तो करता कौन है, प्रधान अध्यापक, प्रिंसिपल, और उन्होंने किनको दी, सबको दी, तो देम क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर मैं कहता हूं देयर बैट, मतलब ये बैट है उन सब का है। अगर स्कूल में हम बात करते हैं ये क्रिकेट बैट है, सब खेलते हैं उससे, तो देयर बैट, देयर बुक्स, तो ये क्या बताते हैं, स्वामित्व की, ये सब की है, देयर। तो इस तरह से हमने समझा कि आपको रूप समझना चाहिए पर्सनल प्रोनाउन के क्या हैं और उनको कब इस्तेमाल करना है। अगर आपको नॉमिनेटिव फॉर्म यूज करना है तो कर्ता का रूप प्रोनाउन का यूज करिए, आपको ऑब्जेक्ट का रूप में दर्शाना है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करिए, और स्वामित्व या पोजेशन बताना है तो पोजेसिव फॉर्म यूज करिए। ये इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन का नियम। अब हम पर्सनल प्रोनाउन के रूप समझ के अब हम पर्सनल प्रोनाउन के नियम समझेंगे, और एक एक करके जो मुख्य नियम है उनको हम समझेंगे। देखिए, मैंने अभी बात की थी आपसे इट प्रोनाउन की। इट मुख्य तरह से प्रोनाउन या तो यूज होता है नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग मैंने अभी आपको बताया था, इट ज्यादातर निर्जीव के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग्स के लिए। नॉन लिविंग्स को कहते हैं जिसमें लाइफ नहीं होती या निर्जीव, या फिर एनिमल्स के लिए यूज होता है जिसको हम पशु के लिए पशु कहते हैं, एनिमल्स। या फिर इट का प्रयोग चाइल्ड के लिए होता है, चाइल्ड हम कहते हैं बच्चा या बच्ची। ओके, तो इट प्रोनाउन का इस्तेमाल वाक्य में मुख्य रूप से तीन तरह से होता है, या तो नॉन लिविंग्स को दर्शाने के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, या पशुओं के लिए, एनिमल्स की बात करनी है आपको, या फिर बच्चे की बात करनी है, बच्चा, छोटा बच्चा, चाइल्ड जिसको हम कहते हैं, बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, छोटा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इनके लिए ही इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वयस्क के लिए नहीं करते। जैसे
कोई 40 साल का है उसके लिए इट नहीं इस्तेमाल होगा, बच्चे के लिए हो सकता है। अब हम इसको वाक्य से समझेंगे। देखिए, पहले वाक्य में मैंने कहा हियर इज योर बुक, ये आपकी पुस्तक है, टेक इट अवे। तो इट किसकी बात कर रहा है? बुक की। बुक क्या है? निर्जीव है। तो यहां पर मैंने इट का इस्तेमाल किसके लिए किया है? निर्जीव के लिए, इट के लिए। तो यहां पर जो इट है ये बुक के इस्तेमाल किया है जो कि निर्जीव है। तो इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग या निर्जीव के लिए होता है। हियर इज योर बुक, टेक इट अवे, ये रही आपकी किताब, आप इसको ले जाओ। ठीक है। अगला जो वाक्य है उसमें क्या हो रहा है? द हॉर्स फेल। हॉर्स क्या है? जानवर का नाम है। हॉर्स क्या है? जानवर का नाम है। मैं कह रहा हूं घोड़ा गिर गया और उसकी टांग टूट गई, उसकी टांग टूट गई। इट्स का इस्तेमाल किया है। तो मैंने एनिमल घोड़े की बात की है और ये कहा है कि घोड़ा गिर गया और उसकी टांग टूट गई। घोड़ा गिर गया और उसकी टांग टूट गई। तो ऐसे वाक्य में मैंने हॉर्स का इस्तेमाल किया है। हॉर्स एक जानवर है, एनिमल है, और उसके लिए प्रोनाउन मैंने इट का रूप दिया है। तो हमने समझा कि जब पशुओं की बात होती है वाक्य में तो प्रोनाउन इट को यूज करते हैं। यहां मैं कह रहा हूं कि घोड़ा गिर गया और ये वाक्य में कहा कि उसके टांग टूट गई। घोड़ा एनिमल गिर गया और उसकी टांग टूट गई। तो इट एनिमल्स या जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। अगला जो वाक्य है यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं? चाइल्ड की। यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं? चाइल्ड की, बच्चे की। और मैंने जब चाइल्ड की बात की तो मैंने प्रोनाउन इट लगाया। तो इस वाक्य में क्या कह रहा हूं मैं? कि जब मैंने बच्चे की तरफ देखा तो वो रो रहा था। जब मैंने बच्चे की तरफ देखा तो वो रो रहा था। When I saw the child, it was crying. जब मैं बच्चे की तरफ देखा तो वो रो रहा था। तो तीसरे वाक्य में मैंने चाइल्ड, बच्चे के लिए प्रोनाउन इट को यूज किया है। तो हमने देखा कि हम वाक्य में प्रोनाउन इट को बच्चे या बच्ची, चाइल्ड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोनाउन इट का इस्तेमाल कैसे होता है? या तो हम निर्जीव के लिए काम लेते हैं, नॉन लिविंग के लिए, या फिर हम पशु के लिए काम लेते हैं, एनिमल्स के लिए, या फिर हम काम लेते हैं बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए। तो ये इट का इस्तेमाल है। आप कभी भी वयस्क या एडल्ट के लिए इट का प्रयोग नहीं कर सकते। वयस्क या एडल्ट के लिए इट का प्रयोग वर्जित है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम अगला नियम करेंगे। इस वाक्य में मैं कह रहा हूं आर्मी। आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, सैनिकों का समूह है। देखिए, जब मैंने द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल हार्डशिप इन इट्स मार्च, ओके, जब मैंने ये वाक्य इस्तेमाल किया तो यहां पर मैंने क्या इस्तेमाल किया? नाउन आर्मी, जो कि क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कैसे है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। तो जब मैं ऐसा कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करता हूं तो उस आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए जो मैं प्रोनाउन यूज करता हूं, जो उसके लिए मैं प्रोनाउन यूज करता हूं, वो ग्रामर या व्याकरण कहती है कि एक वचन होना चाहिए सिंगुलर और न्यूट्रल जेंडर होना चाहिए, यानी न तो पुरुष जाति न स्त्री जाति का। तो ये नियम कहता है
कि जब आप आर्मी जैसे कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करें वाक्य में, जो कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, सैनिकों का समूह है, तो आप उसके साथ नाउन के साथ जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या होना चाहिए? सिंगुलर यानी एक वचन, और न्यूटर जेंडर होना चाहिए। और क्या? न्यूटर जेंडर होना चाहिए, यानी न तो पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का। तो ये नियम बहुत ही आवश्यक नियम है कि कभी भी अगर कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करें तो उसके साथ सर्वनाम जो लगता है वो सिंगुलर होना चाहिए और न्यूटर जेंडर होना चाहिए, यानी न तो स्त्री जाति का और न पुरुष जाति का प्रोनाउन। अगला नियम समझते हैं। ये नियम कहता है कि जब वाक्य में कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल हो, यहां पर मैंने क्या इस्तेमाल किया है? जूरी, जो कि एक कलेक्टिव नाउन है। कैसे कलेक्टिव नाउन है जूरी? ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं, जजेस को समूह में हम जूरी कहते हैं। तो वाक्य में जब कलेक्टिव नाउन जूरी इस्तेमाल हुआ है, जो कि जजेस का समूह है, ग्रुप ऑफ जजेस है, ऐसे में अगर वो कलेक्टिव नाउन को दर्शाया जाए कि उनमें कोई मतभेद है, उनमें कोई आपस में विचारों का मतभेद है, तो ऐसे में अगर हम वाक्य में कलेक्टिव नाउन को ये बताते हैं कि कलेक्टिव नाउन यानी जो ग्रुप में समूह के रूप में नाउन है, उनमें मतभेद है, उनमें आपस में विचारों का मतभेद है, एक मत नहीं है, एक मत नहीं है, तो ऐसे वाक्य में जो प्रोनाउन यूज होता है वो प्लूरल होना चाहिए। तो इस नियम में हमने क्या समझा कि अगर कलेक्टिव नाउन हो, यहां पर कलेक्टिव नाउन क्या है? जूरी है। जूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस है, उनमें आपस में डिवीजन है, स्प्लिट है, मतभेद है, तो ऐसा अगर वाक्य दर्शाता है तो उनके प्रयोग में आने वाला प्रोनाउन प्लूरल होना चाहिए, बहुवचन। तो मैंने इस वाक्य के द्वारा दर्शाया कलेक्टिव नाउन जूरी को इस्तेमाल करके, और उसके लिए जो मैंने प्रोनाउन इस्तेमाल किया वो देयर है, जो कि एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो ये नियम को मैंने सही उपयोग किया है और प्लूरल प्रोनाउन ही इस्तेमाल किया है। तो ये आप ध्यान रखिए कि कलेक्टिव नाउन अगर मतभेद दिखाता है तो उसके साथ प्रयोग होने वाले सर्वनाम या प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए, बहुवचन में। अगला नियम समझते हैं। देखिए, ये नियम कहता है कि अगर दो एक वचन संज्ञा, तो राम एक वचन, श्याम एक वचन, अगर दो सिंगुलर नाउन्स को, दो एक वचन संज्ञा को हम संयोजक कंजंक्शन एंड से जोड़ते हैं वाक्य में, तो ऐसी सूरत में जो प्रोनाउन सर्वनाम इस्तेमाल होना चाहिए वो बहुवचन होना चाहिए। तो मैंने दे इस्तेमाल किया है, ये बहुवचन प्रोनाउन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आपको कब क्या रूप में प्रोनाउन यूज करना है कि अगर दो एक वचन संज्ञा, टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय कंजंक्शन एंड, संयोजक एंड के द्वारा जोड़े जाते हैं, तो उनके उपयोग में आने वाला सर्वनाम प्रोनाउन प्लूरल बहुवचन में रखना चाहिए। तो मैंने राम पहला, श्याम दूसरा, दो सिंगुलर नाउन्स को कंजंक्शन एंड से जोड़ा, इसलिए मैंने नियम के अनुसार जो प्रोनाउन यूज किया सही इस्तेमाल किया, और वो दे है जो कि बहुवचन प्लूरल है। अगला नियम कहते हैं। अगला नियम कहता है अगर वाक्य में आप दो नाउन का इस्तेमाल करके बात कर रहे हैं एक ही व्यक्ति की, आप दो नाउन को इस्तेमाल करके एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मतलब दो की नहीं करें, एक ही व्यक्ति की,
तो ऐसे सूरत में आपको जो प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहिए, जो सर्वनाम यूज करना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए। तो देखिए यहां पर एक बारीकी समझिए, आप गौर करिए कि मैंने कहा है द अकाउंटेंट, उसके बाद मैंने संयोजक लगाया एंड, और उसके बाद लिखा ट्रेजरर। अब देखिए ये दर्शा रहा है वाक्य कि जो व्यक्ति अकाउंट्स का काम देखता है वो खजांची भी है। जैसे एक व्यक्ति अकाउंट्स का काम देखता है, लेखा जोखा देखता है, वो अकाउंटेंट कहलाता है, वो खजांची भी है। तो हम बात एक ही व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके पास दो कार्य हैं, वो लेखा जोखा भी करता है, अकाउंटेंट भी है, और उसी समय वो खजाना या खजांची भी है, वो ट्रेजरर भी है। तो हम नाउन तो दो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो अकाउंटेंट और दूसरा ट्रेजरर, लेकिन व्यक्ति वही है, वही दोनों काम कर रहा है। तो जब नाउन दो ज्वाइन होकर, जब दो संज्ञा जुड़कर बात एक व्यक्ति की करते हैं, बात सेम पर्सन की करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा है, हिज। हिज क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन। तो मैंने सही इस्तेमाल किया हिज सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, क्योंकि मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूं वो एक ही व्यक्ति है, वही खजांची है, वही लेखा जोखा देखता है, एक ही समय में दो कार्य करता है। तो बात एक ही व्यक्ति की हो रही है, इसलिए जो मैंने प्रोनाउन यूज किया है वो है हिज, जो कि है सिंगुलर प्रोनाउन। तो ये नियम कहता है कि अगर दो नाउन एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करें, एक ही व्यक्ति की बात करें, तो जो प्रोनाउन उनके साथ इस्तेमाल होता है वो सिंगुलर होता है। अगला नियम समझेंगे। देखिए ये नियम कहता है कि अगर आप दो नाउन्स को, यहां पर दो नाउन है, स्टूडेंट और दूसरा है टीचर। इस वाक्य में दो नाउन इस्तेमाल में, पहला है स्टूडेंट, दूसरा है टीचर। अगर ऐसे दो नाउन को हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन का मतलब जोड़ते हैं, किसके द्वारा, कंजंक्शन, संयोजक एंड के द्वारा। तो ये नियम कहता है कि अगर हम दो नाउन्स को संयोजक, कंजंक्शन एंड से जोड़ें वाक्य में, और उनके प्रीसीडेड बाय, प्रीसीडेड का मतलब पहले आने वाला शब्द, प्रीसीडेड का मतलब पहले आने वाला शब्द, अगर उन दो नाउन के पहले आने वाला शब्द, प्रीसीड का मतलब होता है पहले आने वाला शब्द, ईच या एवरी में से कोई हो, ईच या एवरी में से कोई हो, तो यह नियम क्या कहता है कि दो नाउन्स अगर संयोजक एंड से जुड़े, उनके प्रीसीडिंग वर्ड, उनसे पहले आने वाला शब्द ईच या एवरी में से कोई है, तो आपको प्रोनाउन को एक वचन में इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सही इस्तेमाल किया, मैंने हिज को इस्तेमाल किया, जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है, जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है। तो नियम को मैंने सही उपयोग किया कि दो नाउन्स को जोड़ा संयोजक एंड से, और उनके पहले जो प्रीसीडिंग वर्ड था वो एवरी था। तो शर्त पूरी हो गई नियम की, और इसलिए मैंने प्रोनाउन जो यूज किया वो हिज है, जो कि एक वचन सिंगुलर प्रोनाउन है। तो ये नियम आप समझिए कि दो नाउन जब कंजंक्शन एंड संयोजक से जोड़े जाते हैं और उनके पहले आने वाला शब्द ईच या एवरी में से कुछ भी हो सकता है, तो नियम कहता है कि प्रोनाउन एक वचन सिंगुलर में रखिए। अगला नियम देखिए, ये नियम कहता है कि आप वाक्य में कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करें।
कोरिलेटिव कंजंक्शन वो कहलाते हैं वो संयोजक जो जोड़े से चलते हैं। जोड़ा क्या होता है? जैसे पति पत्नी, जोड़ा पति के बिना और पति पत्नी के बिना जोड़ा नहीं बनता, वैसे ही कोरिलेटिव कंजंक्शन वो संयोजक होते हैं जो जोड़े से चलते हैं। मतलब एक है तो दूसरा भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और दूसरा है तो पहला भी करना पड़ेगा। ये हमेशा जोड़े या पेयर के रूप में चलते हैं, इसलिए इनको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो ये नियम सिर्फ कोरिलेटिव कंजंक्शन पर लागू होता है, बाकी संयोजक कंजंक्शन पर नहीं। कंजंक्शन जो जोड़े से चलते हैं हमेशा साथ साथ दो चलते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, उस सूरत में ये नियम लागू होता है। तो ईदर और, ईदर का जोड़ा है और, ईदर हमेशा वाक्य में और को लेके चढ़ता है, तो ईदर और कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो ये नियम कहता है कि जब वाक्य में कोरिलेटिव यानी जोड़े वाले संयोजक को इस्तेमाल करें तो नियम कहता है कि अगर दो संयोजक होंगे तो वो दो को ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे। ये तो आपको सामान्य ज्ञान कहता है कि अगर दो संयोजक हैं तो दो कर्ता सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, उसके बिना कैसे जोड़ होगा। तो अस्तित्व ही उनका दो को जोड़ने से होता है। तो दो कोरिलेटिव कंजंक्शन से बने जोड़े से तो दोनों अपना अपना सब्जेक्ट कर्ता लेके चलेंगे। अब बात ये उठती है कि दो कर्ता हैं तो उनमें क्या स्थिति बनती है, किसको पहले वाक्य में रखना चाहिए, किसको बाद में रखना चाहिए, ये मुद्दा नियम कहता है। तो ये मुद्दे को हम रूल के रूप में, नियम के रूप में समझते हैं कि अगर कोरिलेटिव जोड़े वाला कंजंक्शन है और दो सब्जेक्ट को जोड़ा है तो पहला वाक्य में जो सब्जेक्ट कर्ता आता है वो एक वचन होना चाहिए, दूसरा जो उसी वाक्य में सब्जेक्ट या कर्ता आता है वो बहुवचन होना चाहिए। यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप संयोजक इस्तेमाल करें जो कोरिलेटिव हो तो पहले प्लूरल या बहुवचन नहीं रख सकते, ये गलत हो जाएगा। नियम कहता है, व्याकरण का नियम कहता है कि कोरिलेटिव के साथ पहले आप सिंगुलर को रखिए, एक वचन सब्जेक्ट कर्ता को, फिर रखिए बहुवचन को। तो मैंने नियम का सही पालन किया। पहले द मैनेजर का ये सिंगुलर है, एक वचन है, फिर मैंने इस्तेमाल किया सबऑर्डिनेट्स, ये प्लूरल है क्योंकि सबऑर्डिनेट्स में मैंने एस लगाया है, तो एस लगाते ही ये प्लूरल बन गया, एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट। तो मैंने नियम को सही इस्तेमाल किया, ईदर और कोरिलेटिव कंजंक्शन को दो सब्जेक्ट से जोड़ा और सही क्रम दिया। पहले सिंगुलर मैंने सब्जेक्ट करता रखा द मैनेजर और फिर बाद में प्लूरल बहुवचन यूज किया सबऑर्डिनेट्स। तो मैंने एकदम सही इस्तेमाल किया कि सिंगुलर को पहले रखा और प्लूरल को बाद में। अब इसका अगला हिस्सा जो कहता है नियम का कि अगर ये हो तो आपको क्रिया, वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही प्लूरल रखने चाहिए। तो मैंने नियम को एकदम सही पालन किया, मैंने वर यूज किया, ये भी प्लूरल वर्ब है, और देयर यूज किया, ये भी प्लूरल प्रोनाउन है। तो मैंने नियम को एकदम सही, पूरे संपूर्ण रूप में एकदम सही इस्तेमाल किया कि मैंने ईदर और कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ पहले सिंगुलर सब्जेक्ट कर्ता को रखा, फिर मैंने कर्ता जो रखा वो प्लूरल बहुवचन के रूप में रखा, सबऑर्डिनेट्स के रूप में, और ये सब कुछ सही करते हुए मैंने वर्ब क्रिया जो इस्तेमाल की वो प्लूरल है वर, और मैंने जो प्रोनाउन यूज किया वो भी प्लूरल है बहुवचन देयर। तो ये नियम मैंने एकदम सही इस्तेमाल करते हुए प्रोनाउन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। देखिए ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज के जो एग्जाम टेस्ट होते हैं उनमें ये नियम बहुत आता है, क्योंकि जो छात्र हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं पहला कि किस सब्जेक्ट को पहले रखना है, किसको बाद में।
चलो इसमें भी क्लियर हैं, तो वो ये नहीं समझते कि ऐसे सूरत में प्रोनाउन और वर्ब दोनों बहुवचन होने चाहिए। वो हो सकता है गलती कर दे, क्रिया को सिंगुलर रख दे, वो भी गलत होगा, या फिर क्रिया को तो बहुवचन रख दें लेकिन प्रोनाउन सिंगुलर रख दें, वो भी गलत होगा। तो ये काफी पेचीदा नियम है प्रोनाउन का, इसलिए आपको इसको बारीकी से समझना चाहिए कि कोरिलेटिव कंजंक्शन का संपूर्ण रूप से क्या नियम है कि पहले कर्ता जो आना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा जो कर्ता सब्जेक्ट आना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए, और दोनों चीजों को, एक को नहीं दोनों को, क्रिया को भी बहुवचन प्लूरल रखिए और प्रोनाउन जो इस्तेमाल हो रहा है उसको भी प्लूरल बहुवचन रखिए। ये नियम के बाद हम अगला नियम समझते हैं। ये जो अगला नियम हम करेंगे, ये नियम जो लागू होगा ये होगा कि प्रोनाउन का कौन सा रूप हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रोनाउन के आज हमने पहले क्लास में समझा था कि उसके नॉमिनेटिव फॉर्म हो सकता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो सकता है, या पोजेसिव फॉर्म हो सकता है, यानी आई, मी, माई, माइन हमने समझा था आज कक्षा में। तो ये जो प्रोनाउन का रूल है उस संदर्भ, देखिए ये नियम कहता है कि अगर आप संयोजक कंजंक्शन एंड के द्वारा वाक्य में दो प्रोनाउन को जोड़ रहे हैं, पहला वाला अगर प्रोनाउन नॉमिनेटिव फॉर्म है, मैंने आज आपको बताया था आई, यू, ही, शी, दे सब नॉमिनेटिव फॉर्म है क्योंकि ये कर्ता की तरह यूज होते हैं। तो इस वाक्य में मैंने कंजंक्शन एंड के द्वारा जो पहला प्रोनाउन ज्वाइन किया है वो सब्जेक्टिव फॉर्म यानी नॉमिनेटिव फॉर्म में है। तो नियम कहता है अगला जो प्रोनाउन आता है ज्वाइन करने में, जोड़ने में, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होना चाहिए। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। तो कहने का मतलब है कि यहां पर यू एंड आई नहीं लग सकता था, आई लगाना त्रुटि होगी, एरर होगा, क्योंकि नियम कहता है कि जब वाक्य में आप संयोजक कंजंक्शन एंड के द्वारा दो प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन टाइप को जोड़ते हैं और पहला अगर नॉमिनेटिव सब्जेक्ट फॉर्म में हो तो बाद संयोजक के बाद में आने वाला या कंजंक्शन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होना चाहिए। अब इम्तिहान में, परीक्षा में क्या हो सकता है कि एग्जामिनर यू एंड आई लिख दे यहां पर, तो वो एरर हो जाएगा क्योंकि आई तो नॉमिनेटिव फॉर्म है, वो त्रुटि होगी। आप जल्दी से अगर यहां पर आई हो तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी बना के वाक्य को सुधार कर दीजिए। देखिए एग्जाम में ग्रामर में स्पॉटिंग द एरर मतलब त्रुटि को देखो और उसका सुधार करो। तो अगर यहां आई होता तो वो एरर होता और मैं उस एरर को, त्रुटि को सुधार कैसे करता, मी लगा के ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। तो ये अगला नियम है। आगे चलते हैं। देखिए ये नियम जो है उसको समझिए, ये क्या नियम है। ये नियम कहता है कि व्हेन सेंटेंस बिगिंस विथ लेट, इसका मतलब है कि वाक्य का आरंभ लेट वर्ड से हो। तो ये नियम कब इस्तेमाल होगा प्रोनाउन सर्वनाम का, जब वाक्य लेट वर्ड से बिगिन हो, जब वाक्य का आरंभ लेट से हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्योंकि लोग, छात्र क्या देखते हैं कि इस नियम को लागू तो कर देते हैं लेकिन ये नहीं ध्यान रखते कि वाक्य को आरंभ करने वाला शब्द क्या है। ये चीजें देखिए बारीकियां हैं, इसलिए कहते हैं कि नियम समझना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि लाल बत्ती पर रुकना चाहिए, पीली पर और हरी पर नहीं, लाल पर। तो आपको समझना चाहिए नियम क्या है। जैसे ही सिग्नल का लाल सिग्नल आता है हम रुकते हैं, वैसे ही अगर ये रूल है तो लेट से आरंभ होना चाहिए वाक्य, लेट से बिगिन होना चाहिए सेंटेंस, और उसके बाद
उसके फॉलोड बाय, उसके बाद आने वाला शब्द, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रम चलना चाहिए, ये क्रम नहीं टूटना चाहिए। उसके बाद आने वाला शब्द वॉज या आर में से कुछ भी हो सकता है। यहां पर मैंने वॉज इस्तेमाल किया, यहां पर मैंने वॉज इस्तेमाल किया। तो अभी तक जो नियम का जो क्रम है वो सही है कि लेट से बिगिन हो रहा है, उसके बाद फॉलोड बाय, उसके क्रम में आगे आर और वॉज में से वॉज है। तो अगला प्रोनाउन जो आना चाहिए वो नॉमिनेटिव फॉर्म में होना चाहिए, वो सब्जेक्ट कर्ता के रूप में होना चाहिए। ये देखिए, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, परीक्षा लेने में क्या कर सकता है, इट वॉज के बाद ही के जगह वो आपको हिम या हिज दे दे, तो ये बहुत त्रुटि होगी। अगर हिम या हिज हो जाता है यहां पर तो ये बहुत बड़ा एरर होगा, क्योंकि हिम और हिज तो ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव फॉर्म है, नॉमिनेटिव फॉर्म नहीं है, सब्जेक्ट कर्ता के रूप में नहीं इस्तेमाल होते प्रोनाउन ही के। तो अगर यहां पर हिम या हिज में से कोई होता, नॉमिनेटिव या पॉजेसिव फॉर्म होता, तो वो एरर होता, वो त्रुटि होती, आप उसको ही कर देते। ये सुधार है, ये करेक्ट फॉर्म है, क्योंकि नियम कहता है कि ये दो के बाद प्रोनाउन नॉमिनेटिव सब्जेक्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। तो ये वाक्य एकदम सही है, सही है, बिना कोई त्रुटि के, बिना कोई एरर है, क्योंकि इसमें इट से बिगिन कर रहा है। और सॉरी, ये लेट नहीं इट होगा, मेरे लिखने में गलती हो गई, इट से बिगिन होना चाहिए, मैंने लेट लिख दिया। लेट में अगले वाक्य में दर्शाऊंगा, यहां पर लेट नहीं इट होता है। ये थोड़ा आप सुधार देखिए, मैंने मेरे मुंह से निकल गया लेट, लेकिन ये इट है। मैंने इस्तेमाल सही किया है, लिखने में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये लेट नहीं इट होना चाहिए। तो व्हेन सेंटेंस बिगिंस विथ इट, इट इसको लीजिए, लेट वाला नियम अगला करेंगे, वो नियम लेट से बिगिन होगा। तो यहां पर ये सेंटेंस इट से बिगिन हो रहा है। ये थोड़ा सा मैंने बोला तो सेंटेंस तो सही लिखा, लेट बोल दिया, यहां इट बिगिनिंग होना चाहिए, आपको दिख रहा है इट ही है, तो इसको नियम में इट ध्यान रखिए। अब हम अगला नियम करते हैं, वो लेट से बिगिन होगा। देखिए, ये वाक्य लेट बिगिनिंग वाला है, तो जब सेंटेंस बिगिन करता है लेट वर्ड से, व्हेन सेंटेंस बिगिंस विथ प्रोनाउन लेट, तो इसके बाद आने वाला शब्द जो है प्रोनाउन, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखते हैं। अगर मैं यहां पर मैं ही या हिज कर दूं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ही इसका नॉमिनेटिव फॉर्म है, हिज पॉजेसिव फॉर्म है। तो नियम कहता है अगर वाक्य लेट से बिगिन हो तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होना चाहिए। मैंने लेट से बिगिन होने वाले वाक्य में प्रोनाउन को सही रूप दिया है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अगर यही वाक्य में लेट के बाद ही होता वो गलत होता, त्रुटि होता, एरर होता, क्योंकि ही नॉमिनेटिव फॉर्म है, या हिज होता वो भी त्रुटि या एरर होता, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं, पॉजेसिव फॉर्म है। तो ये नियम कहता है कि अगर सेंटेंस को लेट से बिगिन करो तो अगला जो प्रोनाउन है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, नॉमिनेटिव फॉर्म में नहीं हो सकता, पॉजेसिव फॉर्म में भी नहीं हो सकता। अगला नियम करेंगे। देखिए, यहां पर मैं आपको एक बारीकी समझा रहा हूं। अंग्रेजी, इंग्लिश, ये विदेशी भाषा है, चालू तो आरंभ तो इंग्लैंड से हुई, इंग्लैंड ने हमको इंग्लिश भाषा सिखाई है। लेकिन अब वर्तमान युग में आपको थोड़ा समझना चाहिए कि वर्तमान युग में अंग्रेजी इंग्लिश के दो रूप चल रहे हैं। एक कहलाता है ब्रिटिश इंग्लिश, जो कि हम भारत में और विश्व के सारे अमूमन देश ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं।
लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है वो थोड़ा सा भिन्न रूप से अपनी अंग्रेजी यूज करता है, उसको अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं। तो अब आपको ये नियम मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ये नियम ब्रिटिश इंग्लिश में लागू होता है। हम ब्रिटिश इंग्लिश को मानते हैं, हम भारत में नहीं विश्व के सारे उच्च संस्थान जो हैं अमेरिका में भी वो इसी नियम को मानते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा इंग्लैंड से आई है, ब्रिटिश ने हमको दी है, तो हम ब्रिटिश रूल की ग्रामर से ही चलते हैं। आपके इम्तिहान में भी ब्रिटिश रूल आता है, लेकिन मैं ये आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अमेरिका वाले जो कुछ अमेरिकन्स जो अमेरिका में रहते हैं वो इस नियम को थोड़ा अलग तरह से करते हैं, लेकिन हम उस नियम अमेरिकन स्टाइल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो ब्रिटिश इंग्लिश पर है। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश का रूल जो है वो हम समझेंगे क्योंकि ये हमारे इम्तिहान या एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है, देखिए ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूल है क्योंकि ये इंग्लिश का पेचीदा नियम है कि ये कहता है कि व्हेन सेंटेंस वाक्य जब बिगिन कर रहा है, आरंभ कर रहा है किससे, अनिश्चित बताने वाला, मैंने आज आपको समझाया था प्रोनाउन के काइंड्स में कि इनडेफिनिट, अनिश्चित जो बात करता है प्रोनाउन इनडेफिनिट, उसमें से वन से चालू हो। मतलब ये नियम जब भी लागू होता है जब वन इंडेफिनिट प्रोनाउन ही आरंभ करे और कोई नहीं। इंडेफिनिट प्रोनाउन और भी होते हैं, हमने पहले समझा था कि एनीवन, एवरीबडी, नोबडी, कई इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हमने वाक्य में समझा था सम, जैसे जब मैंने सम की बात की थी तो भगत सिंह जी साहब और अमिताभ बच्चन की बात की थी। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन तो बहुत हैं, लेकिन ये नियम कहता है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन वन से ही बिगिन हो और किसी से नहीं। सम, एनीवन, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, इनसे चालू हो तो नहीं नियम लागू होगा। ये सिर्फ इस्तेमाल नियम कब होता है, जब इनडेफिनिट प्रोनाउन सिर्फ ही सिर्फ वन से चालू हो। तो नियम क्या कहता है कि द कंटिन्यूइंग प्रोनाउन, कंटिन्यूइंग प्रोनाउन का मतलब आगे आने वाला प्रोनाउन भी वन ही होना चाहिए और कुछ नहीं लगाना चाहिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जामिनर, आपका परीक्षक क्या कर सकता है, वन से बिगिन करके यहां पर हिज, हर या ऐसा कोई भी प्रोनाउन लगा दे, वो त्रुटि होगी, वो एरर होगा। क्योंकि नियम कहता है कि जब वन इंडेफिनिट प्रोनाउन से वाक्य आरंभ हो रहा है तो आगे कंटिन्यूइंग प्रोनाउन भी वन का रूप होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। प्रोनाउन तो बहुत हैं, सिर्फ वन का ही रूप मैंने इस्तेमाल किया, वंस। यहां पर मैंने एपोस्ट्रोफी लगाया क्योंकि मैं ड्यूटी बात कर रहा हूं वन की, वंस की, तो एपोस्ट्रोफी लगा के मैंने वन का ही रूप यूज किया। तो मैंने इस वाक्य को एकदम सही रूप में पेश किया और नियम को सही इस्तेमाल किया कि जब इनडेफिनिट प्रोनाउन वन से आरंभ करो तो कंटिन्यूइंग प्रोनाउन, आगे आने वाला प्रोनाउन भी वन रखो और कोई नहीं लगा सकते। आगे चलते हैं कि ये नियम मैंने भारत में, स्पेशली भारत में, हमारे देश में शिक्षित वर्ग को, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या और भी कोई बहुत उच्च शिक्षित हो, उसको इस ग्रामर के रूल में मैंने त्रुटि, एरर करते हुए बहुत देखा है। तो जब शिक्षित लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, ऐसे शिक्षित लोग भी इस नियम में अंग्रेजी में गलती कर जाते हैं तो एक सामान्य छात्र तो गलती कर सकता है और नजरअंदाज कर सकता है। अब ये रूल क्या है इसको हम समझते हैं। जैसे आपने किसी महानुभाव को पत्र लिखा है तो आप उसके एंडिंग में क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं योर्स फेथफुली। जब आप किसी महानुभाव को पत्र लिखते हैं तो आप उसका
अंत इस तरह से करते हैं, इसको सैल्यूटेशन कहते हैं। पत्र को अंत करने का जो प्रयोग होता है उसको सैल्यूटेशन कहते हैं। तो हम योर्स फेथफुली या कोई महानुभाव को हम योर्स ट्रूली भी कह सकते हैं। इनमें क्या होता है, जो शिक्षित वर्ग भी है वो क्या करता है कि त्रुटि कर देता है, योर के बाद एपोस्ट्रोफी लगा देता है, या फिर यहां भी योर्स के बाद एपोस्ट्रोफी लगता है। ये बहुत बड़ी गलती है। कभी भी पोजेसिव प्रोनाउंस योर्स, ऐसे जो प्रोनाउंस हैं जो पोजेसिव रूप में इस्तेमाल होते हैं, दे डोंट यूज एपोस्ट्रोफी। इनमें कभी भी एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं होता, ये बहुत ध्यान रखिए। तो आप कोई महानुभाव, कलेक्टर साहब, पुलिस के कमिश्नर साहब, किसी को भी आप अगर पत्र लिखते हैं, बड़े महानुभाव को पत्र लिखते हैं और अंत करते हैं योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली, तो इसमें प्योर योर्स लिख दीजिए, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करिए। पोजेसिव प्रोनाउंस कभी एपोस्ट्रोफी को लेकर नहीं चलते। आप वायो यू आर के बाद एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते फेथफुली में, वैसे ही वायो यू आर के बाद एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते ट्रूली में। ये इंपॉर्टेंट नियम है, शिक्षित लोग भी गलती कर देते हैं। योर्स फेथफुली और योर्स ट्रूली में योर के बाद एपोस्ट्रोफी यूज कर लेते हैं, ये बड़ा एरर है। पोजेसिव्स को के साथ कभी भी अंग्रेजी में एपोस्ट्रोफी नहीं लगता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। आगे चलते हैं। ये भी नियम एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और वो है प्रोनाउन ईच को लेकर। प्रोनाउन ईच को लेकर इसका भी 3 रूल आते हैं, 1 2 3 रूल आते हैं ईच को लेकर। ईच प्रोनाउन जो है इसको आपको इस्तेमाल करना है तो ये 3 रूप में होता है। बिगिनिंग, आप शुरुआत कर सकते हैं ईच से, या कभी कभी इसको एंड में भी लगा सकते हैं, अंत में, या फिर कभी कभी मिडल में भी लगा सकते हैं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि आप बिगिन कर सकते हैं, मतलब शुरुआत कर सकते हैं, मतलब पहला शब्द। एंड कर सकते हैं यानी आखिर शब्द, या मिडल में लगा सकते हैं मतलब बीच में। अब बात यह होती है कि अगर आप दूसरा शब्द, अगर 10 शब्दों का वाक्य है और दूसरा शब्द ईच रख देते हैं तो वो त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि दूसरा शब्द न तो आरंभ कर रहा है, न अंत कर रहा है, न मिडिल का हुआ, बीच का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप ईच वर्ड को कहीं भी नहीं रख सकते। ये देखिए लोग क्या करते हैं, क्या है भाई कहीं भी रख दो इसको, नहीं, या तो शुरुआत करिए या अंत करिए या मिडिल में रखिए, बीच में। आप दूसरा शब्द ईच नहीं लगा सकते वाक्य में, क्योंकि वो न तो बिगिन करेगा, न एंड करेगा, न मिडिल में होगा। अब इसको हम वाक्य से समझते हैं। देखिए ईच मैंने आपको बताया था कि बिगिन कर सकते हैं हम, तो मैंने ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज, ईच से बिगिन किया, आरंभ किया। फिर मैंने क्या कि आपको अंत में भी रख सकते हैं, तो द स्टूडेंट्स गॉट अ प्राइज ईच, इसमें ईच आखिर शब्द है। फिर मैंने आपसे कहा बीच में भी रख सकते हैं, तो यहां पर द स्टूडेंट वे ईच गिवन अ प्राइज, ये मिडिल में रख दिया। तो मैंने नियम को एकदम सही इस्तेमाल किया। ईच को मैंने पहले वाक्य में बिगिन किया, शुभारंभ किया। दूसरे में मैंने ईच को, प्रोनाउन को अंत शब्द, अंतिम शब्द दिया। और तीसरे वाक्य में मैंने स्टूडेंट जो वे ईच गिवन अ प्राइज में ईच को मध्य में रखा। तो ये 3 पोजीशन है जिसमें प्रोनाउन ईच रख सकते हैं। तो आज हमने दोस्तों जो किया है, हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन समझे, प्रोनाउन के प्रकार समझे, और जो प्रोनाउन के नियम रूल्स आपको बहुत आवश्यक रूप से आने चाहिए उनको समझे।